जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का सब्जेक्टिव। इसके तहत आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 को। इसके पहले चैप्टर 1 और 2 को चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। 1 और 2 के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को करवा दिया गया है। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो को आप लोग देख सकें। बिहार दरोगा और बीपीएससी टीचर की नई भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा रोशन सर के द्वारा कराया गया क्लास नोट्स है। इसमें हम सभी विषयों का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में आज देखेंगे बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। पहला पॉइंट है, भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना 1757 ईस्वी के प्लासी युद्ध से हुआ माना जाता है। ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना के बाद ब्रिटिशों ने भारत में शासन प्रशासन चलाने को लेकर बंगाल के गवर्नर का सृजन किया। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव बने। वहीं लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग बने। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा किया गया और उसका पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने। वहीं बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। अब आगे देखते हैं, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब आगे देखते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। वहीं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बने। 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना, तो वहीं भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बना। आज़ादी के बाद भारत के वायसराय का पदनाम बदलकर स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बना। वहीं स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। अब आगे देखेंगे बंगाल का गवर्नर 1757 से 73। बंगाल का गवर्नर 1757 से 73, तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल है 1757 से 60 और उसके बाद 2 कार्यकाल के लिए रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बने, 1757 से 60 और दूसरा 1765 से 67। तो आइए देखते हैं इसका महत्वपूर्ण पॉइंट को। रॉबर्ट क्लाइव ये कंपनी के अधीन सेवा में क्लर्क के तौर पर शामिल हुए, लेकिन अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के बल पर इन्होंने कंपनी के अधीन सर्वोच्च पद को प्राप्त किया। इन्हें हीरो ऑफ आर्काट कहा जाता है। इन्होंने ही प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व किया और जीत दिलाया। इन्हें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की उपाधि दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 के इलाहाबाद के संधि के तहत 1765 के इलाहाबाद के संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कर वसूल करने का अधिकार दिलाया। क्लाइव ने कर की वसूली को लेकर बंगाल का उपदीवान मोहम्मद रजा खान, बिहार का उपदीवान राजा सिताब राय और उड़ीसा का उपदीवान राय दुर्लभ को बनाया। आगे देखते हैं नोट में है, बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया। बंगाल में 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक द्वैध शासन लागू रहा। अब आगे है वेंसीटाट। इसका कार्यकाल था 1760 से 64। वेंसीटाट 1760 से 64। इसके समय में 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो वेंसीटाट के समय में। आगे है बरेलास्ट 1767 से 69। बरेलास्ट 1767 से 1769। इसके समय में 1767 से 69 ईस्वी के दौरान
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। आगे देखते हैं कर्टियर। कर्टियर का कार्यकाल है 1769 से 72। उनके समय में 1770 ईस्वी में बंगाल में प्रथम बड़ा अकाल पड़ा था। अब आगे है वारेन हेस्टिंग 1772 से 73 में। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर बने। इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर ये अब वारेन हेस्टिंग 1772 से 73 ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल बने। बंगाल के अंतिम गवर्नर बने। इन्हें बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल 1773 से 1833। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल है 1772 से 1785। वारेन हेस्टिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्वप्रथम एक क्लर्क के तौर पर शामिल हुए, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर वे कासिम बाजार का अध्यक्ष बना और बाद के वर्षों में बंगाल का गवर्नर और गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग के समय में होने वाले प्रमुख युद्ध निम्न हैं। अब वारेन हेस्टिंग के समय में होने वाले युद्ध को देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। वारेन हेस्टिंग के समय होने वाले युद्ध निम्न हैं। पहला है 1775 से 1782। 1775 से 82 के दौरान में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इस युद्ध की समाप्ति 1782 ईस्वी में हुए सालबाई की संधि के तहत हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि के तहत हुआ। दूसरा है 1780 से 84 के दौरान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इस युद्ध की समाप्ति 1784 ईस्वी में हुए मंगलौर की संधि के तहत हुआ। मंगलौर की संधि के तहत कौन सा युद्ध की समाप्ति हुआ? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति 1784 ईस्वी में। आगे है 1781 ईस्वी में पोर्टोनोवो का युद्ध। पोर्टोनोवो का युद्ध का कार्यकाल 1781। अब देखेंगे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा। कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा। अब ब्रिटिश भारतीय धर्म ग्रंथ को समझना चाहता था। ब्रिटिश भारतीय धर्म ग्रंथ को समझना चाहता था, इसलिए वारेन हेस्टिंग के समय भारतीय धर्म ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद होना प्रारंभ हुआ। वारेन हेस्टिंग के समय निम्न धर्म ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। तो देखते हैं कौन कौन से धर्म ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। तो आधुनिक विधि के निर्माता मनु के द्वारा रचित मनु स्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने ए कोड ऑफ जेंटो लॉ के नाम से किया। मनु स्मृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद विलियम जोन्स ने ए कोड ऑफ जेंटो लॉ के नाम से किया। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया। भागवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया। अब वारेन हेस्टिंग के समय से ही जेम्स आउट्रम हिक्की के द्वारा भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट 1780 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। वारेन हेस्टिंग के समय में 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1781 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना किया। अब आगे देखते हैं। वारेन हेस्टिंग ने ब्रिटिश सरकार की खजाना को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर कलकत्ता ले गया। वारेन हेस्टिंग कर की वसूली को लेकर इजारेदारी प्रथा यानी फार्मिंग सिस्टम या ठेकेदारी प्रथा को अपनाया। पड़ोसी राज्यों को लेकर वारेन हेस्टिंग ने रिंग ऑफ फेंस या घेरे की नीति को अपनाया। पड़ोसी राज्यों के लेके वारेन हेस्टिंग ने रिंग ऑफ फेंस या घेरे की नीति को अपनाया। वारेन हेस्टिंग ने कर की वसूली करने को लेकर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व विभाग का गठन किया और 5 अलग अलग शहरों में चुंगी कर टैक्स ऑफिस बनाया। आगे है 5 अलग अलग शहर कौन कौन से थे जहां टैक्स ऑफिस बनाया? तो एक में ढाका, पटना, कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद। अब वारेन हेस्टिंग के समय में ही 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। वारेन हेस्टिंग ने नंद कुमार नामक निर्दोष ब्राह्मण को गलत आरोप में फंसाकर फांसी पर लटका दिया। इस हत्या को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है। वारेन हेस्टिंग के समय में ही 1784 का
पिट्स का इंडिया एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट का विरोध करते हुए पिट्स का इंडिया एक्ट का विरोध करते हुए वारेन हेस्टिंग ने पद से त्याग दे दिया और लंदन वापस लौट गए। लंदन में एडमंड बर्क नामक सांसद के द्वारा वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया, लेकिन 1795 ईस्वी में उन्हें सभी आरोपों से मुक्त घोषित कर दिया गया। सर जॉन मैकफर्सन आगे है। सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 86 इसे अस्थायी गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया था। अब देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका कार्यकाल है 1786 से 93। लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश की तरफ से भाग लिया था, लेकिन उसमें ब्रिटिशों की हार हुई थी। तत्पश्चात कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। कॉर्नवालिस ने भारत में आक्रामक नीति अपनाई। इन्हीं के समय में 1790 से 1792 ईस्वी के दौरान तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को पराजित किया और युद्ध जीतने के बाद कॉर्नवालिस ने कहा कि मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर ही शत्रु को पंगु बना दिया। कॉर्नवालिस ने भारत में शासन चलाने को लेकर कानून का एक संहिता तैयार किया, जिसे कॉर्नवालिस संहिता कहा गया। यह संहिता शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। कॉर्नवालिस संहिता शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। आगे देखते हैं। कॉर्नवालिस ने कर की वसूली को लेकर 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त के अंतर्गत कर की वसूली जमींदार किया करता था, जिस कारण इसे जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे इस्तिमरारी व्यवस्था या परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। सूर्यास्त कानून का संबंध अस्थायी बंदोबस्त से है। सूर्यास्त कानून की चर्चा ताराशंकर बंदोपाध्याय ने अपनी रचना गणदेवता में किया है। सूर्यास्त कानून की चर्चा ताराशंकर बंदोपाध्याय ने अपनी रचना गणदेवता में किया है, याद रखेंगे। आगे है अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किसान और कंपनी के राजकोष के बीच जमींदार जैसे बिचौलिए हुआ करता था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किसान और कंपनी के राजकोष के बीच जमींदार जैसे बिचौलिया हुआ करता था। इस व्यवस्था में यह तय नहीं था कि जमींदार किसानों से कितना कर की वसूली करेगा, लेकिन जमींदार किसान से जितना कर की वसूली करता था उसका 90% कंपनी के राजकोष में दे देता था तथा 10% अपने पास रखता था। अस्थायी बंदोबस्त संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 19% भूभाग पर लागू था। अस्थायी बंदोबस्त कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू था? तो यह 19% भूभाग पर लागू था। संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र के 19% भूभाग पर अस्थायी बंदोबस्त लागू था। आगे देखते हैं। यह बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में लागू था। अस्थायी बंदोबस्त बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में लागू था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला में थाना का गठन किया और थाना में दरोगा की नियुक्ति किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सर जॉन सॉर 1793 से 98 कार्यकाल। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान प्रशासनिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। सर जॉन सॉर ने अपने शासनकाल के दौरान प्रशासनिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। आगे देखते हैं। इसके समय में इलाहाबाद को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इन्हीं के समय में 1795 में खुर्दा का युद्ध हुआ। उसके बाद आगे देखते हैं। हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा के बीच हुआ। खुर्दा का युद्ध हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा के बीच हुआ। 1795 में खुर्दा का युद्ध हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा के बीच में हुआ। इस युद्ध में मराठा पेशवा की जीत हुई। सर जॉन सॉर ने
अस्थाई बंदोबस्त का प्रारूप तैयार किया था। सर जॉन शॉर ने ही अस्थाई बंदोबस्त का प्रारूप तैयार किया था। अब है लॉर्ड वेलेस्ली, कार्यकाल है 1798 से 1805। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। यह अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। इसके समय में ही 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। तत्पश्चात मैसूर को जीतकर 1799 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इन्होंने ही 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड वेलेस्ली ने ही कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी 1800 ईस्वी में। इनके समय में ही 1803 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिल्ली को जीत लिया गया और उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके समय में ही 1803 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिल्ली को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। आगे देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली एक साम्राज्यवादी गवर्नर हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली एक साम्राज्यवादी गवर्नर हुआ। इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर जो नीति अपनाई उसे सहायक संधि कहा गया। वेलेस्ली से पहले भारत में सहायक संधि का प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि का जन्मदाता फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को कहा जाता है। वेलेस्ली द्वारा जारी किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद का निजाम बना। वेलेस्ली द्वारा किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद का निजाम बना, जिसने 1798 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। मैसूर और तंजौर ने 1799 ईस्वी में, अवध 1801, पेशवा 1802 और 1802 में, बराड़ और भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। एक बार फिर से देखते हैं। मैसूर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बराड़ भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। नोट में देखेंगे, इंदौर के होल्कट शासक ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। अब आगे है। लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल की समाप्ति के बाद कॉर्नवालिस पुनः बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया, लेकिन शीघ्र ही उसका निधन हो गया और फिर उन्हें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में दफना दिया गया। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में किसको दफनाया गया? तो लॉर्ड वेलेस्ली को। लॉर्ड वेलेस्ली की समाधि कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। आगे देखते हैं। सर जॉर्ज वारले का कार्यकाल है 1805 से 1807। इसके समय में ही सबसे बड़ी घटना 1806 ईस्वी में होने वाला वेल्लोर का सिपाही विद्रोह है। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1806 ईस्वी में सर जॉर्ज वारलो के समय में। यह विद्रोह वेल्लोर के सिपाहियों ने इसलिए किया कि अंग्रेजों ने सिपाहियों को माथा पर टीका लगाने की और कान में बालियां पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। माथे पर टीका लगाने और कान में बालियां पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस विद्रोह के समय मद्रास के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह के समय मद्रास के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जिन्होंने विद्रोह को दबा दिया। अब आगे है लॉर्ड मिंटो। कार्यकाल देखेंगे लॉर्ड मिंटो फर्स्ट का 1807 से 1813। इसके समय में प्रमुख घटनाएं 1809 ईस्वी में हुए अमृतसर की संधि है। यह संधि रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुआ था। इन्हीं के समय में 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ था। अब है आगे लॉर्ड हेस्टिंग, कार्यकाल 1813 से 23 तक। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल है 1813 से 23 तक। तो आइए देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग को। यह एक साम्राज्यवादी गवर्नर था। इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर जो नीति अपनाई उसे फॉरवर्ड पॉलिसी कहा जाता है। ये विस्तारवादी नीति कहा गया। उन्होंने मराठों के सबसे बड़े सहयोगी पिंडारियों का दमन किया। यही घटना तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण बना। इन्हीं के समय में 1816 ईस्वी में
1816 ईस्वी से 1819 ईस्वी के दौरान तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। इन्होंने संपूर्ण मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इन्हीं के समय में 1814 से 1816 तक ईस्वी के दौरान आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। इस युद्ध की समाप्ति 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि के तहत हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध का कार्यकाल देखेंगे 1814 से 1816 ईस्वी के दौरान आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। इसकी समाप्ति 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि के तहत हुआ। आइए आगे देखते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। अगला पॉइंट है लॉर्ड एमहर्स्ट। कार्यकाल देखेंगे 1823 से 28 तक। लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल के दौरान ही 1824 से 26 ईस्वी के दौरान प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। इस युद्ध की समाप्ति 1826 ईस्वी में हुए थे। यांगडूब की संधि के तहत हुआ। आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति 1826 ईस्वी में यांगडूब की संधि के तहत हुआ था। आगे देखते हैं इस युद्ध के शुरुआत के समय बंगाल के बैरकपुर में सिपाहियों ने बर्मा जाने के प्रश्न पर 1824 ईस्वी में विरोध कर दिया था। बैरकपुर के सिपाहियों ने बर्मा जाने के प्रश्न पर 1824 ईस्वी में विद्रोह कर दिया, जिसे बैरकपुर का सिपाही विद्रोह कहा जाता है। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने आसानी से दबा दिया। उस समय समुद्र पार करना पाप माना जाता था, इसलिए समुद्र पार कर बर्मा जाने के प्रश्न पर सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। आगे है लॉर्ड विलियम बेंटिक। कार्यकाल है 1828 से 1835। आइए देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक को। कार्यकाल 1828 से 1835। ये एक साम्राज्यवादी और सुधारवादी गवर्नर जनरल हुए। ये सबसे पहले मद्रास के गवर्नर बनाए गए, बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए और अंततः 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इन्हें सुधारवादी गवर्नर जनरल इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा को समाप्त कर दिया तथा कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का अंत कर दिया। ठग लोग देवी काली की पूजा किया करते थे। इन्हें साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने मैसूर कुर्ग कछार जैसे क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। आगे देखते हैं इन्होंने ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी। इन्हीं के समय में मैकाले आयोग की सिफारिश पर 1835 ईस्वी में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया था। 1835 ईस्वी में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि मैकाले के 1835 ईस्वी के स्मरण पत्र से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी है। ऐसा माना जाता है कि मैकाले के 1835 के स्मरण पत्र से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी है। विलियम बेंटिक के समय में ही 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। अब आगे देखते हैं चार्ल्स मेटकॉफ। कार्यकाल 1835 से 36। चार्ल्स मेटकॉफ इन्होंने भारतीय प्रेस पर लगे सभी प्रकार के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया, जिस कारण इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ का कार्यकाल 1835 से 36। आगे देखते हैं लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42। इसके समय में ही ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया गया था। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत कराया गया। इन्हीं के शासनकाल के समय मेडिकल की तैयारी करने वाले भारतीय छात्रों को ब्रिटिश संसद ने विदेश जाने की अनुमति प्रदान की थी। इन्हीं के समय में 1839 ईस्वी से 1842 ईस्वी के दौरान प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, जिसमें जगह जगह ब्रिटिशों की हार हो रही थी। इसलिए लॉर्ड ऑकलैंड को वापस ब्रिटेन बुला लिया गया और उनके स्थान पर अगला गवर्नर जनरल बनाकर लॉर्ड एलनबरो को भेजा। अब एलनबरो के कार्यकाल को देखते हैं 1842 से 44। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44। इन्हीं के नेतृत्व में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेजी की जीत हुई थी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी एलनबरो के कार्यकाल में।
इन्होंने सिंध को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। इन्हीं के समय में 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत हुआ। इन्हीं के शासनकाल में रविवार की छुट्टी देने की प्रथा की शुरुआत हुई। लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में ही रविवार की छुट्टी देने की प्रथा की शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल है 1844 से 1848। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट 1844 से 1848। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है। यह युद्ध 1845 से 46 में हुआ था। इस युद्ध की समाप्ति 1846 ईस्वी में हुए लाहौर की संधि के तहत हुआ। इन्होंने ओडिशा में रहने वाले खोंड जनजाति में प्रचलित नरबलि प्रथा को समाप्त किया था। नरबलि प्रथा को लॉर्ड हार्डिंग ने समाप्त किया था। 1846 ईस्वी में हुए लाहौर की संधि के तहत इन्होंने ओडिशा में रहने वाले खोंड जनजाति में प्रचलित नरबलि प्रथा को समाप्त किया। नरबलि प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत खोंड जनजाति के लोग अपने देवी देवता को खुश करने के लिए सुंदर, स्वस्थ और विद्वान मानव की बलि देते थे। आगे देखते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल है 1848 से 56। डलहौजी एक साम्राज्यवादी और सुधारवादी गवर्नर जनरल हुआ। डलहौजी एक साम्राज्यवादी और सुधारवादी गवर्नर जनरल हुआ करता था। इसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे था। जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे था। इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार किया। इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर जो नीति अपनाई उसे गोद निषेध प्रथा तथा हड़प नीति या अपहरण की नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। वैसी नीति जिसके तहत देशी रियासत के राजा महाराजा के पुत्र को गोद नहीं लेने की घोषणा की गई उसे ही गोद निषेध प्रथा कहा गया। इस नीति के तहत जिस राजा के अपने पुत्र नहीं होते थे उसके निधन होने के बाद उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। आगे देखते हैं राज्य हड़प नीति का पहला शिकार। तो राज्य हड़प नीति का पहला शिकार में 1848 ईस्वी में सतारा। 1848 ईस्वी में राज्य हड़प नीति का पहला शिकार बना सतारा। आगे है 1849 में जैदपुर। 1849 में जैदपुर और 1800 उसके बाद संभलपुर। जैदपुर और संभलपुर का हुआ था 1849 ईस्वी में। 1850 ईस्वी में बघाट। 1850 ईस्वी में बघाट। 1852 ईस्वी में उदयपुर। 1852 में उदयपुर। 1853 में झांसी। 1854 में नागपुर को जीतकर गोद निषेध प्रथा के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसे याद रखने के लिए एक बार फिर से देखेंगे। राज्य हड़प नीति के तहत पहला शिकार 1848 में सतारा। 1848 में सतारा। 1849 में जैदपुर और संभलपुर। 1849 में जैदपुर और संभलपुर। 1850 में बघाट। 1852 में उदयपुर। 1853 में झांसी। 1854 में नागपुर को जीतकर गोद निषेध प्रथा के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। आगे है 1855 ईस्वी में गोद निषेध प्रथा के तहत राजस्थान के करौली को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। 1855 में गोद निषेध प्रथा के तहत करौली को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट के आधार बनाते हुए कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट पर कुशासन का आरोप लगाकर। लॉर्ड डलहौजी के समय में द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध हुआ। लॉर्ड डलहौजी के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। कार्यकाल था 1848 से 49 ईस्वी के दौरान हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई तथा डलहौजी 1849 ईस्वी में सिख शासित क्षेत्र पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अब आगे देखते हैं डलहौजी के समय में ही 1851-52 में डलहौजी के समय में ही 1851-52 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। डलहौजी के समय में ही पहली बार भारत में महाराष्ट्र राज्य में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से पुणे के बीच में 34 किलोमीटर तक के लिए रेलगाड़ी चलाया गया। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। डलहौजी के समय में 1854 ईस्वी में पहली बार डाक
डाकघर अधिनियम पारित हुआ। डलहौजी के समय में ही 1854 ईस्वी में शिक्षा के क्षेत्र में वुड डिस्पैच आया, जिसे शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। डलहौजी ने अपने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया। डलहौजी ने मराठा पेशवा को पेंशन देना बंद कर दिया। डलहौजी के समय में ही 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ। अब आगे देखते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल है 1856 से। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल है, आइए देखते हैं फिर से एक बार। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल है 1856 से 62। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय बना। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय बना। ये चैप्टर काफ़ी लंबा है। चैप्टर 3 का अगला पार्ट अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसे 1-2 बार देखेंगे ताकि अच्छे से रिवीजन हो जाए। बिहार दरोगा और बीपीएससी टीचर के लिए ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि जो भी नए वीडियो आए आप सब उसे देख सकें और रिवीजन कर सकें अच्छी तरह से। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।